हाई रिटर्न कम्स विद हाई रिस्क। अगर हम इसको लाइन को उल्टा कर दें, डज हाई रिस्क ऑलवेज मीन्स हाई रिटर्न। तो इस पॉइंट के साथ मैं थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूंगा आप सब लोगों के साथ कि हमेशा अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हां, अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको थोड़ा सा ज्यादा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, नॉर्मल रिस्क से ज्यादा। तो ये सब पॉइंटर्स मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स गलती ये करते हैं कि बहुत बार ये सोच के सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं रिस्की एसेट्स के अंदर कि उनको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन ज्यादा रिटर्न बनाने के चक्कर में जो उनको नॉर्मल 8 से 10% रिटर्न मिलता है अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे एसेट्स में इन्वेस्ट करके, वो रिटर्न भी उनके जाने के चांसेस हो जाते हैं। मतलब कि उसको तो लूज करते ही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज में बहुत बार इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं जो उनके पैसे को डुबा भी देता है। लेकिन ये तो हुआ जस्ट एक लर्निंग पार्ट जो मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि रिसेंट के टाइम में बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जहां पे आपने बहुत सारे पैसे हो सकता है गवाए होंगे। तो ये लर्निंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं चलता हूं आज की वीडियो के ऊपर, जिसमें मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी कंपनी के बारे में, अगर आपने वहां पे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लिया होता तो शायद वो कंपनी असली में आपको ज्यादा रिटर्न दे देती। इस कंपनी का नाम है अदानी ग्रीन्स। शायद आप इसको जानते भी होंगे क्योंकि करंटली इसका शेयर प्राइस 1000 रुपीज से ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसका शेयर प्राइस भी 1000 रुपीज का है। और इस कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी 1000% का ही दिया है। शायद आप सुन के हैरान हो गए होंगे। अगर हैरान है तो ये फैक्ट है, ये सच्चाई है कि पास्ट में इस कंपनी ने इतना रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या आने वाले टाइम में या क्या अभी भी मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूं, मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, मेरा 1000% रिटर्न बन गया है, तो क्या मुझे यहां से एग्जिट कर देना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग फैक्ट्स के बारे में, करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, ताकि आपको पता चल सके कि इस टाइम पे एज अ इन्वेस्टर, एज अ पोटेंशियल इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं अदानी ग्रीन्स के बारे में, करेंगे इसका फंडामेंटल एनालिसिस। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हमेशा लेके आते हैं जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अदानी ग्रीन्स के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं अदानी ग्रीन्स के बिजनेस के बारे में बात करूं तो इनका बिजनेस काफी सिंपल है। मतलब सिंपल इन द टर्म्स कि आप बहुत जल्दी समझ सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मतलब कि वो एनर्जी जो ऐसे सोर्सेज से बनाई जाती है जिनको रिन्यू किया जा सकता है, जहां से कुछ भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता। मतलब कि वो एनर्जी जो सोलर या विंड पावर से बनाई जाती है। और अदानी ग्रीन्स इस सेक्टर के अंदर ही काम करता है और माना जा रहा है कि जब से पोल्यूशन आ रहा था, ये सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और पिछले कुछ टाइम के अंदर भी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहां पे इंडस्ट्री में तो पोटेंशियल है ही है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा फोकस दे रही है कि आने वाले टाइम में जो इंडिया का एनर्जी रिक्वायरमेंट है उनको रिन्यूएबल एनर्जी से ज्यादा फुलफिल किया जा सके, ताकि हम अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकें और अपनी एनर्जी की नीड्स को भी फुलफिल कर सकें। तो यहां पे अगर मैं गवर्नमेंट के एक ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं तो गवर्नमेंट ने बोला है कि 175 गीगावाट ऑफ एनर्जी 2022 तक वो प्लान कर रहे हैं कि रिन्यूएबल सेक्टर से निकल के आना चाहिए। मतलब कि 175 गीगावाट ऑफ एनर्जी सोलर या विंड पावर से निकल के आना चाहिए। और उसमें से उनका ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का कि 175 में से 100 गीगावाट ऑफ एनर्जी वो निकल के आएगा सोलर सेक्टर से, मतलब कि सोलर पावर से। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन यह समझने के लिए कि यहां पे ग्रोथ कितना है, आपको समझना पड़ेगा कि करंटली कितना एनर्जी अपना रिन्यूएबल सेक्टर से निकल के आता है। तो दोस्तों अगर मैं आज की बात करता हूं तो आज की डेट में 90 गीगावाट ऑफ अवर एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। मतलब कि करंटली 90 गीगावाट्स है, आने वाले टाइम में ये बढ़ के 175 गीगावाट हो सकता है, जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है बाय 2022। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि यहां पे जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो कंपाउंडेड एनुअल रेट पे कितना ज्यादा हो सकता है आने वाले टाइम में। अगर मैं आज की बात आपको बताता हूं तो 90 गीगावाट्स में से सिर्फ 37 गीगावाट करंटली सोलर सेक्टर से निकल के आता है, जिसको 37 से आने वाले टाइम पे 100 पे लेके जाना है। ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ने के चांसेस है यहां पे आने वाले टाइम में। तो ये तो मैंने बात की रिन्यूएबल सेक्टर की,
क्योंकि मैं रिन्यूएबल सेक्टर के बारे में आपको सबसे पहले इसलिए बताना चाहता था क्योंकि ये कंपनी कंप्लीटली उस सेक्टर में काम करती है। अगर वहां पे ग्रोथ आएगी तो डेफिनेटली ये कंपनी में आने वाले टाइम में ग्रो करेगी। और पिछले कुछ अगर हम टाइम की बात करते हैं तो रिन्यूएबल सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ देखी गई है, जिसका फायदा डायरेक्टली हमें इस कंपनी के अंदर भी देखने को मिलता है कि कंपनी ने काफी एक्सपेंशन किए, कंपनी ने काफी दूसरी कंट्रीज के अंदर भी खुद को एक्सपेंड किया। और जब सेक्टर में ग्रोथ आई, कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ आई, तो उसका ग्रोथ का असर हम इसके शेयर प्राइस के अंदर भी देखने को मिलता है, जिसके चलते अगर आपने यहां पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको एक अच्छी रिटर्न मिली होती पिछले कुछ टाइम के अंदर। चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से आपको दिखाता हूं कि पिछले कुछ टाइम के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है, जो मैंने आपको अभी नंबर्स के टर्म्स में बताया था, और आने वाले टाइम में प्रोजेक्टेड ग्रोथ क्या है और ये नंबर्स मैंने कहां से लिए हैं। ये सारी डिटेल्स मैंने ली है अदानी ग्रीन्स की एनुअल रिपोर्ट से, ताकि आपको सही वो नंबर दिखा सकूं जो कंपनी ने प्रोजेक्ट करके दिखाए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का यहाँ पे हिस्टोरिकल सीएजीआर रहा है 17% का फ्रॉम मार्च 2016 टू मार्च 2020। 17% का सीएजीआर होना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अगर हम मार्च 20 से लेकर मार्च 30 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड सीएजीआर है वो 18% का है। मतलब कि मार्च 2022 तक 175 तक हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होनी चाहिए, लेकिन मार्च 30 तक ये नंबर बढ़ के 450 गीगावाट्स तक जाने के चांसेस बन रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि पूरे सेक्टर के में ग्रोथ कैसी देखी जा सकती है, लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि सेक्टर की ग्रोथ का तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब आपको देखना है कि इस कंपनी की ग्रोथ कैसे देखी जा सकती है। अगर ये पूरी इंडस्ट्री ऐसे ग्रो करती है, पूरा सेक्टर ऐसे ग्रो करता है, तो अदानी ग्रीन्स के अंदर हमें कितनी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। चलिए उसका भी मैं आंसर करता हूं, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अदानी ग्रीन्स का रिन्यूएबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना रहा है फ्रॉम मार्च 16 टू मार्च 20। तो मार्च 16 में 0.3 गीगावाट्स इनका एनर्जी कैपेसिटी हुआ करता था, जो करंटली बढ़ के 2.5 गीगावाट्स हो गया है। मतलब कि मार्च 20 तक इन्होंने अपना सीएजीआर से जो ग्रोथ किया है वो 67% का है। 67% का सीएजीआर ग्रोथ हर साल में होना कोई भी मजाक की बात नहीं होती है, लेकिन अगर हम इसको मार्च 20 से लेके मार्च 25 तक प्रोजेक्ट करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इनका जो प्रोजेक्टेड सीएजीआर ग्रोथ है आने वाले टाइम में वो 60% के आसपास का है। मतलब कि पिछले टाइम के अंदर भी अच्छी ग्रोथ की है, आने वाले टाइम में ज्यादा ग्रोथ करने की भी ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पे मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको इस सेक्टर के आने वाले टाइम की ग्रोथ के बारे में समझ आ गया होगा और कंपनी का पास्ट ग्रोथ और आने वाले प्रोजेक्टेड ग्रोथ के बारे में समझ में आ गया होगा। तो यहां पे तो आपको दिख रहा है कि आने वाले टाइम में ग्रोथ के काफी चांसेस हैं, लेकिन अब हमें देखना चाहिए कि इंडस्ट्री के बाद ये कंपनी एनुअली कैसे परफॉर्म करती आई है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा है और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। क्योंकि हो सकता है कि यहां से हम कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर लें जिसके ऊपर डिटेल में रिसर्च करना एज ए इन्वेस्टर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास कितने परसेंट का स्टेक है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी की पूरी ओनरशिप में से 74.9% का स्टेक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, तो उनके पास 22.4% का स्टेक है, जहां से आपको समझ में आएगा कि मेजर स्टेक इस कंपनी का या तो इनके प्रमोटर्स के पास है या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। जैसे कि मैंने आपको हमेशा समझाया था, तो प्रमोटर्स के पास अगर स्टेक ज्यादा है ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि क्या प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को प्लेज किया है, नहीं प्लेज किया। तो अगर हम अदानी ग्रीन्स की बात करते हैं तो प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को प्लेज किया हुआ था पिछले कुछ टाइम के अंदर। तो दोस्तों, अगर मैं सितंबर 2019 की बात करता हूं तो टोटल प्रमोटर स्टेक में से 42% ऑफ द स्टेक वाज प्लेज्ड, मतलब कि काफी बड़ा प्लेज था उनके शेयर्स का। लेकिन अगर मैं रिसेंट की बात करता हूं, रिसेंट क्वार्टर की, तो हमने देखा गया है कि कंपनी ने अपने शेयर प्लेज को काफी कम किया है, मतलब कि प्रमोटर्स ने अपनी प्लेजिंग को काफी कम किया है। तो दोस्तों, अगर मैं करंट शेयर प्लेजिंग की बात करता हूं तो करंटली टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग में से 6.7% का जो होल्डिंग है वो करंटली प्लेज्ड है, मतलब कि इन्होंने अपनी जो प्लेजिंग है उसको काफी नीचे लेके आए हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर, जिसको एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है, क्योंकि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था, कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ी थी और जिसके चलते प्रमोटर्स ने अपने शेयर प्लेजिंग को कम किया है। इसके बाद दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है वो लगातार बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, वो रिसेंट के क्वार्टर में 60% से ऊपर है, जो कि एक और पॉजिटिव चीज है।
लेकिन यहां पे मैंने काफी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की जब मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख रहा था कि कंपनी का जो डेप्रिसिएशन है वो पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत ज्यादा कम हुआ है। मतलब डेप्रिसिएशन का कम होने का मतलब होता है कि किस अमाउंट से कंपनीज अपने एसेट को डेप्रिसिएशन मानती हैं और उस डेप्रिसिएशन को उनको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में से माइनस करना पड़ता है। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि अगर कंपनी का डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो कंपनी का प्रॉफिट कम निकल के आएगा, अगर कंपनी का डेप्रिसिएशन कम है तो कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा निकल के आएगा। लेकिन जब मैंने थोड़ा डीपर जाके इसका रिसर्च करने का ट्राई किया, जब मैंने कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ा तो मुझे पता चला कि कंपनी ने अपने डेप्रिसिएशन करने के तरीके को चेंज किया है, जिसकी वजह से कंपनी का डेप्रिसिएशन पिछले कुछ टाइम के अंदर काफी कम हुआ है, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट जंप हुआ है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है कि आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें नेट प्रॉफिट की जगह, अगर आपको पिछले कुछ सालों के साथ इसको कंपेयर करना है तो। क्योंकि दोस्तों डेप्रिसिएशन कम होने का मतलब है कि कंपनी जो एक लॉस मेकिंग कंपनी था अभी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई, क्योंकि कंपनी का डेप्रिसिएशन कम हो गया। और ये जो बिजनेस होता है रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत एसेट हैवी होता है, क्योंकि बहुत से एसेट लगाने पड़ते हैं, लैंड खरीदना पड़ता है, उनके ऊपर एसेट लगाने पड़ते हैं ताकि एनर्जी क्रिएट कर सके। वहां पे डेप्रिसिएशन चेंज करना कितना सही है कितना गलत है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन एक फैक्ट है जिसके ऊपर आपको बहुत बारीकी से देखना चाहिए कि कंपनी ने डेप्रिसिएशन क्यों चेंज किया। और ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो कंपनी इस क्वार्टर में प्रॉफिट में आई है, तो दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट में आने के पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि कंपनी का डेप्रिसिएशन काफी कम हुआ है। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ गुड इन्वेस्टर आपको इस चीज को नोटिस करना चाहिए और थोड़ा डीपर रिसर्च करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैं चलता हूं बैलेंस शीट के ऊपर, जहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिखती है जो मैं चाहता हूं कि आज इन्वेस्टर आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि कंपनी के ऊपर जो डेट है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है। मतलब कि कंपनी के ऊपर जो डेट अमाउंट है वो सिग्निफिकेंटली हाई है। तो यहां पे ये देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में कंपनी अपने डेट को कैसे मैनेज करती है। तो यहां पे दो चीजें हैं, पहला कि कंपनी का डेट लेवल हाई है जो कि एक फैक्ट है, लेकिन पिछले कुछ टाइम के अंदर इसका डेट लेवल बढ़ा है। तो इस चीज के ऊपर भी आप थोड़ा सा फोकस करें और थोड़ा सा ध्यान से देखें कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि कंपनी को एसेट्स खरीदने हैं, अगर कंपनी को एक्सपेंड करना है तो कंपनी को डेट उठा के उसके एसेट्स खरीद के वहां से पैसा कमाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहुत बार ये हो जाती है कंपनीज के साथ जहां पे डेट ज्यादा होता है कि कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट लगातार बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से कंपनी अपना प्रॉफिट कभी नहीं कमा पाती ताकि डेट को रीपे कर सके। लेकिन इस केस में क्या होगा वो तो आने वाले टाइम के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन अदानी ग्रीन्स के ऊपर जो डेट का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, जिसको आने वाले टाइम में उनको बहुत ध्यान से फोकस से कम करना पड़ेगा या इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्योंकि करंटली मुझे एक चीज दिखा जो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए एज ए इन्वेस्टर आपके लिए, जो मैंने सोचा आपको बताना चाहिए। तो ये तो था इनके फाइनेंशियल्स के बारे में छोटा सा डिस्कशन। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में जो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई इनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लें, थोड़ा डिटेल में रिसर्च कर लें, ताकि आप डिसाइड कर सके कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना है या आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं। सबसे पहला कि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है नो डाउट उस सेक्टर में ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है। सेकंड, कंपनी ने पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ करके दिया है और आने वाले टाइम में जो उन्होंने प्रोजेक्टेड ग्रोथ दिखाया है वो भी बहुत अच्छा है। मतलब कि अच्छा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कंपनी के बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर मुझे थोड़ा सा ध्यान में देखना पड़ेगा अगर मुझे वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है तो। और उनको इन्वेस्टिगेशन किए बिना मैं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचूंगा। और वो दो पॉइंटर्स थे, पहला कि कंपनी प्रॉफिट में कैसे आई, दूसरा कि कंपनी के पास ग्रोथ पोटेंशियल है। और बहुत बार ऐसे होता है कि कंपनी के पास ग्रोथ पोटेंशियल होता है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने के लिए कंपनी डेट ज्यादा ले लेती है और उस डेट को सर्विस नहीं कर पाती। तो इस केस में हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी के पास जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसको अनलॉक करने के लिए कंपनी अपने डेट को कैसे मैनेज करती है। अगर सही से डेट को मैनेज कर पाएगी तो आने वाले टाइम में इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा, जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली शेयर में देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पे एज अ इन्वेस्टर ये सब रिसर्च करे बिना इन्वेस्टमेंट करना कहीं ना कहीं समझदारी नहीं होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमें ऐसे सपोर्ट करते रहें ताकि आने वाले टाइम में हम और ऐसी वीडियोस लेके आते रहें, ताकि हम आपको एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकें। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या हमें अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या करंटली हमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। और जो मैंने आपको थोड़े रेड फ्लैग्स के बारे में बताया उनके बारे में भी आप डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स को आपके कमेंट से काफी कुछ सीखने को मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला इन्वेस्टिंग सेशन आपके लिए अच्छा होगा, आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग।